चलो, कल मैंने जो एक क्वेश्चन दिया था वो करके लेकर आए हो? ढूंढ लिए? नहीं मिले। रोहित जी आप थे ना कल? हाँ आप तीनों तो थे, आप तीनों का तो मुझे याद है। ढूंढे केस लॉस? सीरियसली? नहीं है पोर्टल में ऐड? और मैं मारूंगी जोर की चीख। कॉकरोच? नहीं है तो ठीक है, दूर रहे ना। सीरियसली? यार प्लीज यार, छोड़ दो उसको। तुम लोग इधर आओ, तुम लोग इधर आ जाओ, छोड़ दो उसको। चलो आ जाओ अपनी लिमिटेशन पे। बस बस, जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ आ जाए। कल हमने लिमिटेशन की हिस्ट्री पढ़ी थी। कल हमने देखा था लिमिटेशन एक कंसोलिडेटिंग और अमेंडिंग एक्ट है। हमने देखा था अमेंडिंग क्यों है। 1859 की थी, 1871 की, 1877 की, 1908 की एंड देन 1963 को फाइनली बनाया गया। किसकी रिकमेंडेशन पे? थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था हमने अपनी लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। कंसोलिडेटिंग कैसे हुआ था? जो सारा बिखरा हुआ लॉ था, इन रिलेशन टू पर्सनल लॉ था, चाहे इन रिलेशन टू डिफरेंट कोर्ट्स था, हमने वो सारा उधर 1963 की एक्ट में कंपाइल करके बना दिया। तो इसका मतलब कि अगर हमारे को किसी चीज का लिमिटेशन पीरियड देखना है तो हमें कहीं पे नहीं जाना, हमें सिर्फ लिमिटेशन एक्ट को रेफर करना है। ये हमने कल कर लिया था। अब कुछ बेसिक और प्रोविजंस हैं इन रिलेशन टू लिमिटेशन एक्ट जो हम देखते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है उन टर्मिनोलॉजीज का, एंड कुछ लिमिटेशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स। पहली चीज, जो पहला क्वेश्चन उठता है इन रिलेशन टू लिमिटेशन एक्ट कि क्या लिमिटेशन लॉ जो है, लिमिटेशन पीरियड जो है वो फिक्स्ड होता है या वेरिएबल है। लिमिटेशन लॉ क्या फिक्स्ड है या वेरिएबल है? इसका सीधा सा आंसर है कि ये फिक्स्ड है। फिक्स किसने किया है? शेड्यूल ने। बताती हूँ। हमारी लिमिटेशन एक्ट में एक शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल जो है, पहला कॉलम बताता है टाइप्स ऑफ सूट्स, देन सेकंड बताता है वो उसका लिमिटेशन पीरियड, एंड थर्ड जो कॉलम है वो बताता है रेकनिंग पीरियड। रेकनिंग पीरियड का क्या मतलब होता है? किस टाइम से वो लिमिटेशन पीरियड चलना शुरू होगा, राइट। तो ये वाला जो सेकंड कॉलम वाला लिमिटेशन पीरियड है, क्या ये चेंज किया जा सकता है? ये देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, हम इनको जो ये नंबरिंग है इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। फिर पहला कॉलम है जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट बताता है, दूसरा कॉलम है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताता है, एंड तीसरा है, इसको हम बोलते हैं रेकनिंग पीरियड, टाइम फ्रॉम विच द पीरियड बिगिंस टू रन। तो ये तीन कॉलम्स है। मेरा मेरा क्वेश्चन जो ये है कि ये वाला जो टाइम पीरियड है ये चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं, दिस इज फिक्स्ड, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये फिक्स किसने किया है? किसने किया है? बाय द एक्ट। एक्ट को किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर ने बनाया है एंड दिस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। अब सेकंड क्वेश्चन आया कि जो स्टैट्यूट है उसने फिक्स कर रखा है, तो आप पहली चीज तो लेजिस्लेचर यहां पर कौन है? लेजिस्लेचर, क्या इसमें सिर्फ पार्लियामेंट इंक्लूडेड है या इसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी है? सीधा सा क्वेश्चन ये है कि लिमिटेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स दिए हुए हैं। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिस्ट्स बताता है। लिस्ट कौन सी है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है वो आपके लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है उसके उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। मतलब कि सिर्फ अगर जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मैटर्स दिए हुए हैं, उनमें कौन बना सकता है लॉ? सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। देन जो स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ स्टेट बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है जिसमें बोथ स्टेट एज वेल एज आपका पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ठीक है, अगेन वो हम उसमें नहीं जाएंगे कि अगर दोनों ने बना दिया तो कौन सा चलेगा, दैट इज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट। हमारा सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके प्री में आता है कि लिमिटेशन कौन सी लिस्ट में है। ठीक है, तो बेसिकली लिमिटेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो इसका मतलब बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, एंट्री नंबर 13 है ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर बोथ स्टेट एज वेल एज द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अपॉन द मैटर्स ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठा कि क्या हम इसको बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज या कोर्ट वेरी कर सकता है लिमिटेशन पीरियड को? वेरी का मतलब यहां पर दो है। क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या हम इसको लिमिट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली कोर्ट भी क्या इसको एक्सटेंड कर सकता है या लिमिट कर सकता है? ठीक है, पहले हम आते हैं पार्टीज पे। क्या पार्टीज बाय वे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स लिमिटेशन पीरियड ऑल्टर कर सकती है? कंटिंजेंट। चल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही खोलते हैं फिर, इसमें देखते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब सबने ही पढ़ा हुआ है, तो हमने देखा था कि कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो इनिशियली ही वॉइड बना दिए गए हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि आपकी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, जो कि पहली चीज क्या थी? प्रॉमिस था, एक्सेप्टेंस थी, उसकी प्रपोजल हो जाता है वो,
प्रपोजल के बाद सॉरी प्रॉमिस हो जाता है, उल्टा बोल दिया मैंने. प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन विल गिव राइज टू एन एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी विल गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये इक्वेशन याद है सबको. उसके बाद क्या हुआ था, हमने पढ़ा था कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो कि इनिशियली ही वॉइड होते हैं. और वो हमें कहां से पता चलते हैं, क्योंकि एक्ट ने उनको खुद बताया हुआ है. ठीक है, उसमें से सबसे पहले था सेक्शन 23, जिसने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा. फिर उसके बाद शुरू हुए 26 ऑनवर्ड्स. 25 हम कल कर चुके हैं, उसको नहीं मैं अभी छेड़ रही. 26 था एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड. तो ये क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हो आप जिससे लिमिट लगा रहे हो किसी के लीगल प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करने के अधिकार को, तो वो अधिकार क्या है, वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है. इसकी थोड़ी सी वर्डिंग्स पढ़ते हैं. एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी thereto is restricted absolutely from enforcing his rights, which limits the time within which he may thus enforce his right, is void to that extent. 28 पढ़ा हुआ है सबने, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे. तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाते हो और उसको लिमिट करते हो, उस एग्रीमेंट से आप लिमिटेशन पीरियड को कर्टेल करते हो, तो वो एग्रीमेंट क्या है, दैट इज वॉइड. तो मतलब यहां पर अगर एक्ट ऑफ द पार्टीज मतलब कि बाय वे ऑफ एग्रीमेंट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे आप लिमिटेशन पीरियड को एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, तो ये वाला एग्रीमेंट है वॉइड अंडर सेक्शन 28. तो मतलब कि आप लिमिटेशन पीरियड को वॉइड वो तो नहीं कर सकते, लिमिट तो नहीं कर सकते. जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे सेम चीज हमने ज्यूरिसडिक्शन के एस्पेक्ट में भी की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो. ठीक है, इंश्योरेंस वाले में आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हो, आपका वो वाला रिस्ट्रिक्शन था कि आपको इतने टाइम में ही करना है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बैंक्स ने करना ये शुरू कर दिया है कि हम इसके बाद आपका वाला जो क्लेम है एंटरटेन नहीं करेंगे. एंड दैट इज बाय वे ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जो कोर्ट ने भी मान लिया है, पार्टीज ने भी मान लिया है. वो बेसिकली ये था कि क्लेम जो है आप इतने टाइम में, 2 साल के टाइम में ही आप, इसी में ही आपकी एक्सेप्शन कि आप 2 साल के टाइम में ही आप वो क्लेम एनफोर्स करवा सकते हो. ठीक है, अब वो हो गया था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया था. ठीक है, बट बाद में कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हुए थे जहां पे उसके बाद अलाउ करना शुरू कर दिया था, बट फिर वो इंश्योरेंस कंपनीज जो थी उन्होंने वो करना शुरू कर दिया प्रोटेस्ट सा कि हम तो इतने टाइम में ही देंगे. अब रूल ऑफ प्रोसीजर यही चलता है कि विद इन 2 years ही वो एनफोर्स करना होता है. सो दैट इज एन एक्सेप्शन, दैट इज नॉट अ रूल. लिमिटेशन को कम नहीं कर रहे, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वो, उसको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं दी हुई हमने. ठीक है, लिमिटेशन पीरियड है कि आप इतने टाइम में सूट कर सकते हो, इतने टाइम के बाद सूट करोगे या इतने टाइम तक नहीं करोगे, उसके लिए हमने कोई टर्मिनोलॉजी नहीं रखी हुई. ठीक है, वो एक्सेप्शन पे बेस्ड है एंड वो ऐसे ही चलता है. चलो, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि क्या हम लिमिटेशन पीरियड बढ़ा सकते हैं. बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के लिए हमने 3 साल का लिमिटेशन पीरियड रखा हुआ है. क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 साल नहीं, चलो 4 साल कर लेते हैं, कर सकते हैं हम ये. रीजन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स टाइम फ्रेम के अंदर लिमिट हो जाए, और अगर ऐसे सब अपना अपना टाइम बढ़ाने लगे तो उसका जो एक पर्पस है लिमिटेशन को वही डिफीट हो जाएगा. What considerations and objects are lawful and what not. उन्होंने बोला कि सारी considerations and objects lawful मानी जाएगी unless
forbidden by law, of such nature it would defeat the provisions of law, is fraudulent, implies or involves injury to person or property, or court regards it as immoral or opposed to public policy. तो इन्होंने कहा कि लिमिट हम नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 28 बोलता है, एंड एक्सटेंड हम नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 23 बोलता है कि ऐसा एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते. क्लियर है ये? तो दोनों ही टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स वॉइड है, लेकिन कैसे? अंडर डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है. अब नेक्स्ट आया कि क्या कोर्ट कर सकती है एक्सटेंड या लिमिट पीरियड ऑफ लिमिटेशन? बताओ कैसे? कोर्ट तो कर ही सकती है. कोर्ट के पास तो लिमिटेशन एक्ट ने पावर दी ही है कि ये वाले कुछ एक्सटेंशन वाले क्लॉजेस हैं, ये कुछ एक्सक्लूजन वाले क्लॉजेस हैं, यहां पर आप कर सकते हो. लिमिट भी कर सकती है, लेकिन किस तरीके से कर सकती है वो मैं बताऊंगी, या कर भी नहीं सकती है या नहीं वो भी बताऊंगी. ठीक है. तो एक्सटेंशन एक्सक्लूजन तो हमारे को बता दिया. पॉइंट ये आया कि क्या उन रूल्स के सिवा भी कोर्ट एक्सटेंड या लिमिट कर सकती है. मतलब कि जो लिमिटेशन एक्ट ने बताया हुआ है वो तो आप कर ही सकते हो, जो आपकी 3 से लेके 24 तक प्रोविजंस चल रही हैं उसके अंडर तो आप कर ही सकते हो. बट उनके सिवा अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पर करना पड़े तो क्या आप तब कर सकते हो? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्या कोर्ट अंडर इट्स इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 151 कैन एक्सटेंड और लिमिट द लिमिटेशन पीरियड? चलो एक बारी सीपीसी खोलते हैं और इनहेरेंट पावर का जो प्रोविजन है वो पढ़ते हैं. इनहेरेंट पावर्स क्या होती हैं? क्या होती है इनहेरेंट पावर्स? सीपीसी चल रही है ना आप लोगों की? सुबह रोहित सर करवा रहे हैं ना? कुछ नहीं हो रहा? तुम लोग के तो सारे सब्जेक्ट्स चल ही रहे हैं मेरे ख्याल से. कौन से सब्जेक्ट नहीं? हाँ, एक मैं ही मेहनत कर रही हूँ. मतलब इवनिंग का चल रहा है, मॉर्निंग वाला का. तुम लोग का क्या क्या चल रहा है? हाँ तो तुम लोग के तो चल रहे हैं. और मुस्लिम लॉ तो खत्म नहीं हो गया? हाँ वो कस्टमरी अलग से. अच्छा तो तुम लोगों का सिर्फ सीपीसी का लेक्चर चल रहा है, तो तुम्हारे नए सब्जेक्ट्स. अच्छा तुम्हारा पार्टनरशिप अब शुरू होएगा? मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, आप नहीं आए. ट्यूसडे को था. मंडे भी लगा था इस बार कि नहीं लगा था? ट्यूसडे को था, ट्यूसडे को लगाया. चलो 151 क्या कहता है? 151 कहता है नथिंग इन दिस कोड shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice, number 1, and second, to prevent abuse of process of court. ठीक है. इनहेरेंट पावर्स क्या होती हैं? इनहेरेंट पावर्स होती हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्रोविजंस दिए हुए हैं इस एक्ट में दे आर नॉट सफिशिएंट, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं दे आर नॉट सफिशिएंट टू डील विद द पर्टिकुलर सिचुएशन,
तो कोर्ट क्या करती है, अपने इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। वो कब करती है, अगर इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ या टू प्रिवेंट की इनजस्टिस ना हो। तो दो सिचुएशंस दी गई हैं एंड सेम 482 ऑफ सीआरपीसी में भी है। तो मतलब कि इनहेरेंट पावर्स कब यूज होती हैं, व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, सेकेंडली टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड तीसरा टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास लिमिटेशन का एक प्रॉपर लॉ है पड़ा, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन आज तक अराइज नहीं हुई है जो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ लिमिटेशन एक्ट आई हो आपके, ठीक है। वो इतना एग्जॉस्टिव है कि वो कहीं ना कहीं पर सिचुएशन फॉल कर ही जाती है। तो इसीलिए अगर वो सिचुएशन पर्टिकुलरली मेंशन्ड है लिमिटेशन में तो हमारे को करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अंडर इनहेरेंट पावर्स आप कर सकते हो, ठीक है। बट द जनरल रूल इज नो, जब तक एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है इन रिलेशन टू लिमिटेशन उसको कंप्यूट करने के लिए, तो आप अपनी इनहेरेंट पावर यूज नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गई है जो यहाँ पर फॉल करती है, देन यू कैन गो फॉर इनहेरेंट पावर्स, ठीक है। और एक और इनहेरेंट पावर्स ऑफ सीपीसी एंड सीआरपीसी में कुछ फर्क है। सीपीसी की इनहेरेंट पावर्स जो है वो सारे कोर्ट्स के पास अवेलेबल है, वेराज सीआरपीसी की इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है अंडर 482, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्रिमिनल कोर्ट्स में जो लोअर जेएमआईसी जेएम2सी उनके पास कोई सीजेएम उनके पास कोई इनहेरेंट पावर्स नहीं है, सेशंस के पास भी नहीं है, ठीक है। ये बस वैसे ही था। इनहेरेंट पावर सीपीसी में इन्होंने लिखा हुआ है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, whereas 482 ऑफ सीआरपीसी है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो मतलब कि सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, whereas सीपीसी में सारे लेयर्स ऑफ सारी हिरार्की के पास है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर हमारे को ये पता चला कि जनरली वो नहीं कर सकते, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ इनहेरेंट पावर्स में आप कर सकते हो इफ देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठा कि हमने डिस्कस कर लिया कि लिमिटेशन एक्सटेंड लिमिट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है लिमिटेशन की ऑब्जेक्शन कैसे ली जाती है, ये सारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन, चलो पहली चीज कि क्या पार्टीज लेती हैं ऑब्जेक्शन या कोर्ट लेती है ऑब्जेक्शन। कोर्ट को लेने की जरूरत नहीं है, हाँ जी। लिमिटेशन की प्ली लेनी पड़ती है। चलो पहली चीज तो जब आप कोर्ट में जाते हो ना, जब आपकी सिविल केसेस चलते हैं सबसे पहले आप जो चेक करते हो ना वो चेक करते हो ज्यूरिसडिक्शन एंड लिमिटेशन, कि क्या ये वाले फैक्ट्स जो हैं, ये वाले क्वेश्चन ऑफ लॉ जो हैं ये प्रेजेंट है, मतलब कि क्या द सूट इज इन विद इन द लिमिटेशन पीरियड, क्या वो ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में है या नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि पिक्यूनियरी, सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल तीनों होनी चाहिए, ठीक है। अगेन तीनों के डिफेक्ट के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहले हम आते हैं अपने इस पे, तो ऑब्जेक्शन जो है पार्टीज लेते हैं या कोर्ट लेते हैं। पार्टीज भी ले सकती है, कोर्ट सुओ मोटो भी ले सकती है। पहले ये वाला प्रोविजन पढ़ाती हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है, फिर पार्टीज की डिस्कशन करेंगे।
सेक्शन 3 सिर्फ एक लाइन पढ़ाऊंगी. Every suit instituted, appeal preferred, and application made after prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defense. ठीक है. सेक्शन 3 को हम अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे. अभी हमारी सिर्फ ये वाली लाइन है जो हमने पढ़नी है. Although the limitation has not been set up as a defense, तो मतलब कि पार्टीज के पास तो राइट है ही है एज अ डिफेंस लिमिटेशन को पुट अप करने का. ठीक है. एज अ डिफेंस मतलब मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने सूट फाइल किया हुआ है, ऑपोजिट पार्टी आके ये डिफेंस ले सकती है कि जी ये सूट तो विद इन लिमिटेशन पीरियड है ही नहीं, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 इट शैल बी डिसमिस्ड. ठीक है. सवाल ये उठा कि अगर पार्टीज ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो क्या कोर्ट सो मोटो वो ऑब्जेक्शन ले सकती है? उसका आंसर भी सेक्शन 3 में ही है, और सेक्शन 3 कहता है यस, कोर्ट भी सो मोटो लिमिटेशन के क्वेश्चन को डिसाइड कर सकती है. ठीक है. तो इसका आंसर हमें यहां मिल गया, सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट आया कि क्या पार्टीज कर सकती हैं? पार्टीज तो कर ही सकती हैं. इन्होंने कहा पार्टीज ने जो लिमिटेशन का क्वेश्चन सेटअप किया है इसको भी कोर्ट दो तरीके से डिसाइड करती है. कैसे डिसाइड करती है? या तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट स्लैश प्लीडिंग्स, या ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस करती है. प्लेंट और प्लीडिंग मैंने अलग से क्यों लिखा? सीपीसी वालों, प्लीडिंग का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एज वेल एज रिटन स्टेटमेंट. क्या मेमोरेंडम ऑफ अपील इंक्लूडेड है प्लीडिंग्स में? यही मेरा सवाल है. नहीं आती. ठीक है. ऑर्डर 6 स्पेसिफिकली बोलता है प्लीडिंग का मतलब सिर्फ प्लेंट है एंड रिटन स्टेटमेंट है. नहीं, स्टार्ट स्टूड भी नहीं, सिर्फ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो है वो ही सिर्फ प्लीडिंग में आती है. प्लीडिंग में और कुछ नहीं आता. जॉइंडर रीजॉइंडर वो सारा कुछ अलग है. ठीक है. चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. पार्टीज जो है वो रेज कर सकती हैं ऑब्जेक्शन ऑफ लिमिटेशन, एंड उसको डिसाइड करने के कोर्ट के पास दो तरीके हैं. या तो वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसाई, ऑन द बेसिस ऑफ आपकी प्लीडिंग्स पे डिसाइड करे कि लिमिटेशन में है या नहीं है, या ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस लें. ठीक है. इनका प्रोसीजर जो है सीआरपीसी में दिया हुआ है, और सीआरपीसी में थोड़ा सा इनका प्रोसीजर देखते हैं. ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है? आप लोगों ने तो करी नहीं है. जिन लोगों ने करी है, चलो सीपीसी में और कुछ याद रहे ना रहे, ऑर्डर 7 रूल 11 जरूर याद रखना, जो कि है आपका रिजेक्शन. ऑर्डर 7 रूल 11. ठीक है. ये तो मतलब बहुत ही बेसिक है जो सबको आना चाहिए. ठीक है. और ऑनेस्टली ये सवाल भी नहीं पूछने वाले आपको. ये इतना बेसिक और इतना कॉमन सवाल है कि वो आपको पेपर में पूछने भी नहीं वाले हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 है क्या. ठीक है. चलो, इन्होंने बोला द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन फॉलोइंग केसेस. कुछ सिचुएशंस इन्होंने एन्यूमरेट कर दी हैं जिसमें
अगर ये डिफेक्ट है तो प्लेंट रिजेक्ट करके हम वापस भेज देंगे, ठीक है। उनमें से एक रिजेक्ट करने का ग्राउंड है ये, where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. barred by any law का क्या मतलब है? this includes limitation का बार, this includes estoppel का बार, this includes order to, rule to, res judicata, सारे बार्स यहां पर इंक्लूडेड है। तो मतलब कि अगर हम लिमिटेशन के एस्पेक्ट से पढ़ते हैं, अगर ऐसा कोई प्लेंट है जो फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट इटसेल्फ पता चल रहा है कि लिमिटेशन लॉ से बार्ड है, तो कोर्ट क्या करेगी? अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी उसको रिजेक्ट कर देगी एंड उसको वापस भेज देगी, ठीक है। तो मतलब हमारा यहां पर जो पहली चीज है वो है दिस हैज टू बी रेड विद ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी। ये है प्रोसीजरल उसका प्रोविजन जहां पर हम इसको डील करते हैं, ठीक है। देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अब जो प्राइमा फेसाई उसने प्लेंट में दिया हुआ है स्टेटमेंट्स, उससे पता नहीं चल पा रहा कि वेदर बार्ड है या नहीं। अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जब आप आगे उसके कंप्यूटेशन के रूल्स पढ़ोगे ना, तो उसमें ना बहुत सारे वो दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला, जैसे अगर आपने स्यू एज पॉपर किया था एज एन इंडिजेंट पर्सन और फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या नहीं हुई, आप किसी और कोर्ट में इन गुड फेथ प्रोसीडिंग्स कर रहे थे, आपको लगा कि फॉर एग्जाम्पल मोहाली और चंडीगढ़ की बात करते हैं, मुझे लगा कि मेरा जुरिस्डिक्शनल कोर्ट क्या है? मोहाली है, whereas इन अ सेंस मेरा जुरिस्डिक्शनल कोर्ट क्या था? चंडीगढ़ था। मैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months वहीं पे लिटिगेट करती रही, ठीक है, इन गुड फेथ। फिर बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली तो मेरा जुरिस्डिक्शनल कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ बनता है। अब जब चंडीगढ़ कोर्ट में मैं आई तो चंडीगढ़ कोर्ट ने बोला कि आपका तो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है सूट का, आपका लिमिटेशन से बाहर हो चुका है, इसीलिए हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने कोर्ट में ये प्ली लगाई कि मेरा सेक्शन 14 के अंडर, क्योंकि मैं बोनाफाइडली मोहाली कोर्ट में कर रही थी सूट कंटिन्यू, बोनाफाइड था, इसीलिए सेक्शन 14 में फॉल करता है, तो मुझे वो टाइम पीरियड जो है एक्सक्लूड कर दिया जाए। अब इसके लिए कोर्ट मुझसे क्या मांगेगी? एविडेंसेस मांगेगी कि शो करो कि आप वहां पर थे एंड आपका बोनाफाइड प्रूव करो। ये वाली सिचुएशन फॉल हुई यहां पर, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सीपीसी में अलग प्रोविजन है। सीपीसी का ऑर्डर 14 रूल 2 इसके बारे में बात करता है। सीपीसी के ऑर्डर्स के रट्टे तो ना अभी से ही लगाने शुरू कर दो, और कुछ नहीं तो बस इनकी हेडिंग्स 51 ऑर्डर्स तो याद कर लो। कैसी बातें करो पुनीत जी, आपसे ये सवाल का उम्मीद नहीं था मुझे। ट्रिक्स को याद रखने के लिए उन्होंने और अलग ट्रिक्स बनाई होती हैं। ये आपको याद करने की एज सच ट्रिक्स कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रिक सिर्फ यही है कि दोस्त आपस में बैठो और एक दूसरे को याद करवाओ, ठीक है। और ऑनेस्टली वैसे जब आप करना भी शुरू कर दोगे ना, तब आप देखोगे आप जब मल्टीपल टाइम्स उसको रेफर करोगे तो आपको एनीवेज याद हो जाएगा। और कुछ नहीं, 10-10 ऑर्डर्स करके याद करने शुरू करो, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ऑर्डर्स के नाम याद करने के लिए कहे हैं, उसके बाद तो आपको रूल्स भी याद करने हैं, ठीक है। वो कैसे करोगे? हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे रूल्स ही याद करने होते हैं, जो हम रेफर करते हैं, जो हमारे को पढ़ाए जाएंगे, जिस पे एम्फेसाइज किया जाएगा, वो एनीवेज याद हो जाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स विद प्रैक्टिस, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं समझ आती बच्चों को सीपीसी से डर क्यों लगता है, या सीपीसी बोरिंग क्यों लगती है, या सीपीसी लेंदी क्यों लगती है। हाँ, ये आप लोग भी जब पढ़ोगे ना, मतलब
अगेन तो फिर वही वाली बात आ जाती है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जब पढ़ोगे ना, आप सीपीसी इतनी सुंदर कहानी लिखी हुई है ना, और इतने सिंपल शब्दों में लिखी हुई है ना, पता नहीं क्यों इसका पहाड़ बनाया हुआ है एक सीपीसी। फिर मजा ही तो उसमें है, मजा वकील, फिर हमारे को वो लेवरेज मिली किस लिए हुई है? अगर एक नॉर्मल मैन नहीं उसको समझ लेना, तो फिर हम वकील काहे के, है ना? और फिर आप लोग जिस कुर्सी के लिए बैठ वो कर रहे हो, compete कर रहे हो, उस पर बैठ के आपको इंटरप्रिटेशन कितनी करनी पड़ेगी? ठीक है, जो कल मैंने आपको एक जो प्रोपोजिशन बताई थी, वो भी तो इंटरप्रिटेशन का ही खेल था सारा। ठीक है, कि कैसे आप कंप्लीटली ऑपोजिट एक डिसीजन दे सकते हो। चलो, ऑर्डर 14 बात करता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ लॉ एंड इश्यूज अग्रीड अपॉन। तो ये बेसिकली बात करता है कि इश्यूज सेटल करो। इश्यूज मतलब क्या होता है? इशू होता है मैटर इन डिस्प्यूट, कि आपका प्रॉब्लम क्या है उसको कोर्ट पुट अप करेगी एंड देन उसके बेसिस पे एविडेंस लेगी। अब इसमें ना इन्होंने तरीका बताया हुआ है। इन्होंने कहा है कि आपने जो सारी इश्यूज है ना, उनको फॉर्मुलेट करना है, और हर एक इशू पे आपको जजमेंट देनी है। ठीक है, कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज, एंड सेम ही चीज लिखी हुई है ऑर्डर 20 रूल 5 में भी, कि जो जो आपने इशू बनाए हैं ना, उन सब पे आपको जजमेंट प्रोनाउंस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने क्या कहा? इसके लिए इन्होंने कहा, notwithstanding that a case may be disposed of on preliminary issue, the court shall subject to the provision of subrule 2 pronounce judgment on all issues। तो इन्होंने बेसिकली सीधा सीधा मैं आपको पहले बताती हूँ कि क्या करते हैं प्रोसीजरल, जो हमारे को सीपीसी ने क्या दिया हुआ है एंड हम कोर्ट्स में क्या फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि आप क्या करो, एक इशू बनाओ, उसको डिसाइड करो, फिर दूसरा इशू बनाओ, फिर उसको डिसाइड करो। या आप क्या कर सकते हो, सारे इश्यूज बनाओ, फिर सब पे एविडेंस लो, फिर डिसाइड करो। ठीक है, तीसरी चीज वो क्या कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है ऐसा कोई प्रीलिमिनरी पॉइंट है, प्रीलिमिनरी पॉइंट मतलब कि क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन है, जिससे आपको आगे केस डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप क्या करो, वो वाले इश्यूज जो है मेन वाले वो छोड़ दो, पहले प्रीलिमिनरी वाले बनाओ और उसको डिसाइड करो। ज्यादा सेम कौन सा लग रहा है? लास्ट वाला, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आगे केस चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके प्रीलिमिनरी पॉइंट्स पे ही कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, तो कोर्ट कहती है अपना टाइम वेस्ट मत करो, उन प्रीलिमिनरी पॉइंट्स को बनाओ, उन प्रीलिमिनरी पॉइंट्स को डिसाइड करो, एंड फिर अगर वो एफर्मेटिव में आते हैं तो आप आगे केस चलाना, नेगेटिव में आ गए तो आप केस डिसमिस कर देना। ठीक है, यही चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है। Where issues both of law and of fact arise in the same suit, and the court is of the opinion that the case or any part thereof may be disposed of on any issue of law only, it may। मर्जी है आपकी, आप कर सकते हो कि सारे इश्यूज फ्रेम करो, फिर प्रीलिमिनरी वाले पे डिसाइड करो, फिर या आप ये करो कि सिर्फ प्रीलिमिनरी वाले बना दो। It may try that issue first if the issue relates to jurisdiction, a bar to the suit created by any law for the time being in force। तो मतलब यहाँ पर हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। And for that purpose may, if it thinks fit, postpone the settlement of other issues until after that issue has been determined, and may deal with the suit in accordance with the decision on that issue। समझ आई? क्या हो गया, सारी कहानी बताई तो मैंने। उन्होंने कहा, मैंने पहले पढ़ने से पहले ये समझाई चीज, उसके बाद मैंने ये चीज पढ़ी, क्योंकि मुझे पता आप लोगों को सीपीसी नहीं पता। इन्होंने कहा कि आपका जो है, अब जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट।
ठीक है, क्योंकि वो स्टोरी से जो आपके केस के सर्कमस्टांसेस है उनसे अराइज हुआ है। तो एक तो वो डिस्प्यूट हो गया फैक्ट का कि मैंने आपसे पैसे लेने थे, जो हमारा डिस्प्यूट था। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन ऑफ लॉ भी अराइज हो रहा है कि क्या वो केस विद इन द लिमिटेशन पीरियड है या नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट क्या कहती है कि आप ये वाला जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसको आप पोस्टपोन कर दो, इसको मत फ्रेम करो अभी, आप वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करो और उसको डिसाइड करो। डिसाइड कैसे करना है, यहां तक आ गए हैं तो मतलब ये एविडेंसेस के बेसिस पे डिसाइड होना है। आप एविडेंसेस लेकर आओ, उसको डिसाइड करो एंड फिर देखो कि उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर तो जो मैंने सूट किया है वो विद इन द लिमिटेशन पीरियड है, तो कोर्ट कहती है अब आप दूसरा इशू फ्रेम करो। और दूसरा इशू फ्रेम क्या है कि इशू ऑफ फैक्ट कि ए ने बी को पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन जो आपका लिमिटेशन पीरियड वाला क्वेश्चन आ जाता है नेगेटिव में कि वो वाला सूट विद इन द लिमिटेशन पीरियड है ही नहीं, बार हो चुका है, तो मतलब अब मुझे जो सेकंड क्वेश्चन है वो फ्रेम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूट तो डिसमिस हो गया। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि जब आपका सूट लिमिटेशन पीरियड से बाहर हो गया ना, तो आपकी जुडिशियल रेमेडी खत्म हो जाती है। अब कोर्ट आपको नहीं हेल्प कर सकती। तो मतलब कि जब मेरी जुडिशियल रेमेडी बनती ही नहीं है, तो मुझे वो सेकंड जो इशू था वो एडजुडिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। क्लियर हुआ? तो हम यहां पर जो थे, ये है ऑर्डर 14 रूल 2 ऑफ सीपीसी। क्लियर है? अब एक और सवाल उठा यहां पर कि सपोज करो यहां पर किसी ने ऑब्जेक्शन ली ही नहीं, ना कोर्ट ने ली ना पार्टीज ने ली, और यहां पर हो गई डिक्री। डिक्री आ गई। डिक्री आ गई का मतलब सीधा सीधा क्या है कि कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी। अब अगर आप इन असेंस देखो तो ये केस कौन सा था, विच वॉज बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। ठीक है, लेकिन पार्टीज ने क्या किया, ना पार्टीज ने ऑब्जेक्शन उठाई ना कोर्ट ने करी। उसके बाद वो सारा प्रोसीजर चलकर कोर्ट ने डिक्री भी पास कर दी। इस डिक्री की वैलिडिटी पे क्वेश्चन आ गया कि क्या ये डिक्री वैलिड है या नहीं है। बताओ, होनी चाहिए जनरल लॉ। मैं कोई सीपीसी नहीं पूछ रही, कोई लिमिटेशन नहीं पूछ रही, होनी चाहिए। बताओ। कोर्ट को पता ही नहीं था ना लिमिटेशन खत्म हो चुकी है। अपील वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। ये डिक्री जो है दिस विल बी वैलिड, दिस इज गोइंग टू बी अ वैलिड डिक्री बिकॉज सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन सेज कि आपका रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी खत्म हो गई है एंड नॉट द राइट। आपका सब्सटैंटिव राइट अभी भी बनता है, ओनली आपकी जुडिशियल रेमेडी खत्म हुई थी। ठीक है, अब पहली चीज जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में क्या फर्क है। ठीक है, दूसरा हम इसका प्रोविजन पढ़ते हैं कि ये कहां लिखा हुआ है। सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी कहता है नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और jurisdiction. No decree shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder or non-joinder of parties or cause of action or any error, defect or irregularity in any proceedings in the suit
not affecting the merits or the jurisdiction of the case. तो उन्होंने कहा जहां पर इनजस्टिस अगर नहीं हो रही, मेरिट्स पे अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो अगर इरेगुलरिटी की वजह से डिक्री पास हो भी गई है तो वो वैलिड रहेगी, हम उसको रिवर्स या मॉडिफाई नहीं करेंगे. जुरिस्डिक्शन वाला जब हम आपका सीपीसी करेंगे ना, जुरिस्डिक्शन वाला फैक्ट उसमें बताएंगे जब हम सेक्शन 15 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम सिर्फ इसमें इससे कंसर्न्ड है जो हमारा लिमिटेशन में फॉल करता है. ठीक है, जुरिस्डिक्शन वाला फिर अलग आ जाता है, पिक्यूनियरी, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर उसका डिफरेंट होता है. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की जो है डिफेक्ट वो उसको इनहेरेंट लैक कहते हैं, इसको इरेगुलर एक्सरसाइज कहते हैं, वो अलग चीज है फिर. ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे. तो मतलब कि यहाँ पर वैलिडिटी कहाँ है, फॉल करती अंडर सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी. हाँ, जो डिक्री पास हो गई है टाइम बार्ड सूट में. ठीक है, क्योंकि ना पार्टीज ने ऑब्जेक्शन ली ना कोर्ट ने ली, तो ये डिक्री वैलिड है. एंड क्या इस डिक्री की एग्जीक्यूशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. ठीक है, अंडर सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी इसकी एग्जीक्यूशन भी हो जाती है. क्लियर है? अब हमने बात करी जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज की. जुडिशियल रेमेडी तो हमारी हो गई कि हमने कोर्ट में जाके पता करना है, कोर्ट से जाके हमने डिसीजन लेना है. एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी के दो एग्जाम्पल्स दूंगी, तीसरा तो वही है कि गुंडे भेज के निकलवा लो पैसे, वो नहीं दूंगी. दो जुडिशियल एग्जाम्पल्स मतलब जो हमारी कोर्ट अलाउ करती है, जो हमारी एक्ट्स अलाउ करती हैं, वो आपको दूंगी. अगेन आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हो, प्रोविजंस मैं बताऊंगी, आंसर आप लोग दोगे. ठीक है, पहला प्रोविजन तो हमने कल ही डिस्कस किया है, तो वो तो मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसा कुछ होगा कि याद नहीं होगा. 25(3) क्या था? टाइम बार्ड डेट्स. ठीक है, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि पहले ए और बी में एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने आपसे 100 रुपए लेने थे, ए ने बी से 100 रुपए लेने थे. ठीक है, ये हो गया टाइम बाद, 3 साल का पीरियड खत्म हो गया, तो कोर्ट ने बोला कि आपका राइट तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपकी रेमेडी खत्म हो गई है क्योंकि ये टाइम बार हो चुका है. आप क्या कर सकते हो, ए और बी एक फ्रेश एग्रीमेंट बना सकते हैं इस 100 रुपए को लेकर, जहां पर कोई कंसिडरेशन, कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है, सिर्फ ये वाले कॉन्ट्रैक्ट का 100 रुपए देना है आपने. तो वो वाला क्या है, वो टाइम बार डेट के बेसिस पे एक फ्रेश यहाँ पर सूट हो जाएगा एंड इसका अगेन लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा. ये स्टैट्यूट ने आपको अलाउ कर दिया है. फिर भी हो सकता है दैट विल, बिकॉज यहाँ पर, लेकिन आप कंटेस्ट सिर्फ उतनी अमाउंट के लिए कर पाओगे. अगर यहाँ पे मैंने 80 रुपए का बनाया है, तो यहाँ पर अब जो मैं सब्सिक्वेंट सूट कर सकती हूँ वो सिर्फ 80 रुपए के लिए कर सकती हूँ, 100 रुपए के लिए नहीं कर सकती. ठीक है, दूसरा प्रोविजन है इसका सेक्शन 59, 60 और 61. फटाफट बताओ क्या है. क्लास के बाद 60, 59, 60 और 61 फटाफट बताओ क्या है. बेयर एक्ट नहीं है, फोन पे खोल के देख लो. जल्दी. एक मिनट, बाकी लोग भी तो खोल के देखो, मुझे सबको अलग अलग थोड़ी बोलना पड़ना है.
मतलब सिर्फ उनको थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैं, लितेश जी। हाँ, अगला नंबर पता है ना किसका आने वाला है? मुझे 59, 60 और 61 की इंटरप्रिटेशन बताओ, ये आप लोग पढ़ चुके हो। रोहित जी जरा अपना बैरक शेयर करना। आपने जो एग्जांपल दिया था कि अगर आप फर्स्ट चाय खाते हैं, तीन अलग खाते हैं हर अलग साल के अकॉर्डिंग, तो परसेंट पर डिपेंड करेगा कि वो पहले कौन सा टैक्स पे करना चाहता है, कौन सा नहीं। या तो उस पर या तो लेने वाले पे डिपेंड करेगा या देने वाले को डिस्कशन करके हुई कौन सा करेगा। हाँ जी बताओ कुनीत जी। 59 टाइम बाय मल्टीपल डेट्स की बात करते हैं जिसमें मल्टी ए अगर ए फॉर एग्जांपल ए ने बी से 3 या 4 डेट्स लिए हैं, तो जब ए उनकी पेमेंट कर रहा है तो पहला ऑप्शन ए के पास है कि उसको बी को स्पेसिफाई करने की और उनकी पेमेंट किस डेट से रिलेटेड है। इन केस अगर ए ने नहीं की तो 60 बात करता है कि जो सेलर को राइट हो जाता है कि वो अपने आप से सेलर जो क्रेडिटर। हाँ जी हाँ जी 61 क्या बताता है? इसमें वो है कि कोई तीसरा पर्सन आके अपना थोड़ा योगदान देते हैं ना। कहाँ लिखा है तीसरा पर्सन? बताओ। 61 प्रोपोर्शनलिटी। ये 61 में लिखा हुआ है। फिर हाँ चलो आ जाओ इधर। 59 कहता है कि अगर ए और बी के बीच में मल्टीपल डेट्स है, डेट 1, डेट 2, डेट 3, तो ये कहता है 59 कहता है पहले डेटर को ऑप्शन दी जाती है कि डेटर क्या कर सकता है, बता दे कि मेरा इस वाले डेट पे आप अप्लाई कर दो जो मैं आपको पैसा चुका रहा हूँ। कोर्ट ने कहा एक्ट कहते हैं इवन इफ इट इज अ टाइम बार डेट ऑल्सो ना, तब भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा सेक्शन 60 कहता है कि अगर 59 में डेटर ने नहीं बताया तो क्रेडिटर बता सकता है। क्रेडिटर क्या बता सकता है कि कौन से वाले क्रेडिटर अपनी चॉइस के हिसाब से डेट पे वो अप्लाई कर सकता है पैसा, एंड वो भी कौन सा हो सकता है, टाइम बार डेट हो सकता है। देन 61 कहता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ भी क्या कहता है कि फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम वाले पे आप अप्लाई कर दो इवन दो इट इज टाइम बार डेट। ठीक है, तो मतलब कि ये सारी क्या हो गई, ये सारी हो गई आपकी आउट ऑफ द कोर्ट वाली रेमेडीज। एंड अगेन वही वाली कि अगर सारे सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो प्रोपोर्शनेटली आप उनको लगा दो सारे डेट्स पे, चाहे टाइम बार डेट हो, चाहे D1 का टाइम बार हो चुका है, मतलब कि आप उसके रिकवरी के लिए सूट नहीं भी डाल सकते, तब भी 59, 60 और 61 आपको एक अधिकार दे रही है कि आप क्या कर सकते हो, उस टाइम बार पे भी अपनी रेमेडी ले सकते हो। उसने टाइम बार टेस्ट कर को की पेमेंट के लिए बोल दिया, एक्नॉलेजमेंट तो देगा फैसिलिटी पे नहीं, एक्नॉलेजमेंट का बेसिक रूल ये है कि इट हैज टू बी विद इन द लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, वो आपका 25(3) में फॉल करता है। फिर यही तो बेसिक फर्क है बिटवीन 18 और 25(3). जब मैं आपको 18 कराऊंगी तो मैं आपको डिफरेंस लिखवाऊंगी बिटवीन 25(3) एंड 18, बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, हम सब ये फ्रेश रूल भी डिस्कस कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि वो दोनों पार्टीज खुद कंसेंट दें तब जाके वो होगा कि हाँ हमने एक्ट बना लेते हैं, उसके बाद रिलेशन पीरियड चालू होता है। अब ये अधिकार लॉ ने दे दिया है, आपको अलग से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, ये 59, 60 और 61 में। ठीक है, ये ऑप्शन ऑफ द पार्टीज पे दे दिया गया है। 25(3) इज अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल। टाइम बाद के बाद जब एक्नॉलेज करें तो
अलग एग्रीमेंट बना। हाँ, वो 25(3) में आ गया ना। फ्रेश, हाँ, पर वो क्या है, वो ऑल्दो एक कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट कंसिडरेशन, बट वो फिर भी वैलिड है, ठीक है। उसकी फिर आपकी ये वाली जो कॉन्ट्रैक्ट 25(3) फॉर्म करने की एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, उसके बाद उसको वो करने की, रिकवर करने की, तो आपकी फिर वो जुडिशियल रेमेडी आ जाएगी। जो आपका 25(3) वाली रेमेडी है, दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल। उसके लिए आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दिया हुआ है। फिर अगर 25(3) पे भी एक्ट ना हो, तो उसको रिकवर करने के लिए आप जुडिशली जा सकते हो कोर्ट में। हाँ, हाँ, ये टाइम बार्ड है। रिगार्डिंग पेमेंट कर दी और ये डेट था 100 रुपए का, हाँ, और उसने पेमेंट 80 कर दी, ठीक है। वो 20 रिमेनिंग रह गया। हाँ, वो 20 नहीं कर सकता, तो 20 नहीं कर सकता अभी वो 80 का ही टाइम बाद डेट का फ्रेश एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर 3 में वो चेक बाउंस हो गया तो दोबारा डी हाँ, रिगार्डिंग का, हाँ, वो 80 ही रिकवर कर सकता है फिर, ठीक है, उसके अलावा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे भाई अगर 100 होता तो उसका सेटिस्फाई हो गया था, 120 दे रहा तो 100 वो यहाँ पे अप्लाई करके 20 नेक्स्ट पे अप्लाई कर लेगा। तो अगर वो 120 का चेक हो जाता है, बाउंस हो जाता है, हाँ, तो वो उस पे तो लिटिगेशन कर ही सकता है। वो तो अगेन आपका चेक बाउंस वाली आएगी। नहीं, उसका उसका क्यों 25(3) वाला बनेगा? वो तो अगर एक डेट होता ना, तो हम उसको देखते कि वो वाला जो मैं आपको कल वाला प्रोविजन बता रही थी, तो वहां था। अगर उसने 120 का चेक दिया है, ठीक है, एंड एप्लीकेशन बताई नहीं है, एंड 120 का पूरा डेट वो चेक ही बाउंस कर गया, तो वो पहले चेक बाउंस का केस करके वो रिकवरी लगाएगा, एंड फिर उसके बाद वो प्रोपोर्शनेटली वो अप्रोप्रिएट करेगा कि मुझे किस पे लगाना है, ठीक है। 138 का तो वो अलग से ही बन गया। चलो, ये समझ आया? एक मिनट, आंसर आया हुआ, ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया कि ऑब्जेक्शंस जो हैं आप पार्टीज भी रेज कर सकती हैं, कोर्ट भी रेज कर सकता है। अगर पार्टीज ने रेज नहीं करी या कोर्ट ने रेज नहीं करी, तो डिक्री जो पास होगी वो वैलिड होगी। अगर टाइम बार हो जाता है, आपकी जुडिशियल रेमेडी बार हो जाती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं होती। अब आता है आपका ऑब्जेक्शन की स्टेज। ऑब्जेक्शन किस स्टेज पे ली जाती है लिमिटेशन की? उन्होंने कहा ऑब्जेक्शन ऑफ लिमिटेशन टू बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये हमें कहां से पता चला? जो हमने ऑर्डर 7 रूल 11 और ऑर्डर 14 रूल 2 पढ़ा, वहां से हमें पता चला कि इनिशियली हमारे को जो है लिमिटेशन की या जुरिस्डिक्शन की ऑब्जेक्शन उठानी पड़ती है, ठीक है। तो सेकंड चीज आई कि अगर नहीं ली तो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर चल जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या होता है? कि आपने वेव कर दिया, अपना राइट लेट गो कर दिया। इसी वजह से जो अंडर वो वाली डिक्री पास होती है सेक्शन 99 में, वो वैलिड मानी जाती है, ठीक है। सेकंड आया, ये वाला तो क्या था, हमने बात करी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, तो ये तो था कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब आपकी क्रिमिनल में जिसको हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं, यहां पर हम उसको सिविल में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। सवाल ये आया कि क्या एपिलेट कोर्ट में क्या एपिलेट कोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम आप प्ली ऑफ लिमिटेशन रेज कर सकते हो? क्या आपने नीचे वाला सूट हो गया, चल गया, उसकी जब अपील जा रही है तब आप बोल रहे हो कि नीचे वाला सूट तो टाइम बार्ड था, क्या आप ये कर सकते हो? इसके लिए हम प्रोविजन देखते हैं। अगेन हम सीपीसी रेफर करेंगे।
सीपीसी का है ऑर्डर 41। ऑर्डर 41 रूल 3A बात करता है एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। When an appeal is presented after the expiry of period of limitation specified therefore, it shall be accompanied by application supported by affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring appeal within such period. इसकी इंटरप्रिटेशन और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका मतलब बताओ। पहले मैंने सवाल ये पूछा है कि ए वर्सेस बी जो है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में हो गया, उसके बाद उसकी अपील जा रही है और ये कंटेस्ट किया जा रहा है कि जो सूट था दैट वाज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो मतलब सीधे शब्दों में क्या एपिलेट स्टेज पे जो फर्स्ट सूट था उसकी लिमिटेशन से बार का प्ली एपिलेट कोर्ट में ली जा सकती है? बस यही पॉइंट था। जब ये वाला पोर्शन जो ये वाला पार्ट पढ़ते हैं ना जब बच्चे, तो वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्वेश्चन उससे रिलेट नहीं कर पाते। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सूट की लिमिटेशन से बाहर होने की प्ली फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हम एपिलेट स्टेज पे ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। ठीक है। ऑर्डर 41 रूल 3A ये बात कर रहा है कि अगर अपील टाइम बार्ड है, अगर अपील जो एक्चुअली हुई है वो टाइम बार्ड है, वो आउटसाइड द लिमिटेशन पीरियड है, तो क्या उसका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पॉसिबल है? बिल्कुल है। ऑर्डर 41 रूल 3A बात करता है रीड विद सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसीलिए एपिलेट कोर्ट में आप सूट की बार्ड बाय लिमिटेशन की प्ली फॉर द फर्स्ट टाइम आप नहीं ले सकते। क्लियर है? अब आप लोगों का एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क। छुट्टी हो गई है? कितने बजे होती है क्लास? नहीं नहीं, ये वाली क्लास नेक्स्ट कौन सी होती है तुम्हारी? कितने बजे? 3:50 तक है क्लास? मुझे भी 2:30 से 4 ही बताई गई है। चलो बात कर लेते हैं। हाँ, आप लोगों ने ये ढूंढ के लेकर आना है कि क्या रिट पे लिमिटेशन लॉ अप्लाई होता है। इज लिमिटेशन लॉ एप्लीकेबल ऑन रिट प्रोसीडिंग्स? Is limitation law applicable on writ proceedings? ठीक है दीपा जी। एट एनी स्टेज अगर आपके पास बेसिकली एमसीक्यू में आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देखना होता है, तो आप लिमिटेशन का प्ली एट एनी स्टेज नहीं ले सकते हो, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होता है। बेस्ट बुक कौन सी है? देखो, देयर इज नो वन स्पेसिफिक बुक जो आपको रेफर करनी है। करेक्शन सब में होगी, फॉल्ट सब में है। ठीक है, तो 3 ही बुक्स हैं जो मैं जनरली रेफर करती हूँ।
सिंगल्स की है, हाँ, सिंगल्स, एकेजेन और आपकी यूनिवर्सल की। एक आपकी वो वाली है बटरवर्थ वाली, लेक्सिस नेक्सिस वाली, वो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, ठीक है। वो अननेसेसरीली उसमें 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं अननेसेसरीली, ठीक है। और हाँ, मिस्टेक सब में मिलेंगी आपको। और वो जो लेक्सिस नेक्सिस वाली है ना, वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के सेक्शंस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे देंगे। आप सीपीसी में देखोगी एंड में आते आते तक उन्होंने क्वेश्चंस ही नहीं दिए हुए ऑर्डर्स के, आखिरी के ऑर्डर्स के। तो दैट इज वेरी यूजलेस बुक, ठीक है। इन केस ऑफ, हाँ, पहले सिंगल्स करो, उसके बाद एकेजेन करो, उसके बाद यूनिवर्सल करो। उसमें कम है नहीं, हाँ, मुस्लिम लॉ के कम होंगे, वो यूनिवर्सल में हो जाएंगे। ये है आपके, ये सारी चीजें होंगी कि कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स होंगे, बहुत सारे होंगे। तो फिर ऑफ कोर्स आप इंस्टीट्यूट आते हो रिस्पेक्टिव टीचर से मार्क कर दो, उसको मार्क कर दो एंड वो पूछो। In case of cause of action arising at a place where corporation, Sanchit ji, section 20 explanation. The corporation is deemed to carry, in case of cause of action arising at a place where corporation has a subordinate office, तो उसका its subordinate office आएगा इसका भी. Agreement to sell is just in personam. It is not in rem. सोगा इन जनरल ऑल्सो कि अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल जो होता है, इट इज योर जस्ट इन पर्सोनम, मतलब इट इज अ राइट विच इज पर्सनल टू यू। जब वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है देन इट बिकम्स जस्ट इन रेम, मतलब कि पब्लिक एट लार्ज को, ठीक है। संचित जी, इसका आंसर बी है, हाँ जी। दीपा जी, एपिलेट कोर्ट में चलो कल से शुरू करेंगे, मैं कल से शुरू इस पॉइंट से करूंगी, ठीक है। संचित जी, इसका पटेल रोडवेज वाला केस है,